नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। जो एनर्जी होती है वो क्या होती है। पावर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उसकी यूनिट्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो एनर्जी क्या है वो जान लेते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, अगर हम एनर्जी की बात करें, वो उसकी कैपेसिटी है या एबिलिटी है वर्क करने की। तो किसी भी बॉडी की या किसी भी मशीन की या किसी भी चीज की आप लगा लीजिए, वो कैपेसिटी और एबिलिटी है उस बॉडी की वर्क करने की। अब इसको आप कैसे समझेंगे? एक तो आप इसको पावर से जो है अगर रिलेट करते हैं तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पावर है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितनी जल्दी कोई काम करता है। एनर्जी है कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि इसको आप समझिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है और वो काम करता है, सारा दिन वो काम करता रहता है, ऑल डे वो वर्क करता है। तो वो कैसे वर्क कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसके पास काफी सारी एनर्जी है और जब वो काम करता है तो वर्क के थ्रू वो एनर्जी कंज्यूम होती है। यानी कि जितनी ज्यादा इसके पास एनर्जी होगी उतना ज्यादा ये काम करेगा। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि कोई रनर है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, जो कि ट्रैक के ऊपर भागता है, उसका जो स्टेमिना है वो ही उसकी एनर्जी है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो स्टेमिना है उससे भी आप जो है एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं कि उसका कितना स्टेमिना है उतनी ही उसके पास एनर्जी होगी। यानी कि वो कितनी जो देर तक वो काम करता रह सकता है। पावर क्या था? टाइम रेट, ये कितनी जल्दी वही काम कर सकता है। यहाँ पे ये है कि कितना इसके अंदर समय का आप जो है एक तरह से कितना कर सकता है, वो है कि समय को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। उसमें था कितनी जल्दी, इसमें था कि कितना ज्यादा काम जो है कितनी देर तक जो है वो करता रह सकता है। तो वो चीज हो गई। अब इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर लार्जर स्टेमिना और लार्जर एनर्जी होगी किसी भी रनर के पास, तो उसकी जो कैपेसिटी ऑफ वर्क करने की वो भी ज्यादा होगी। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है उसकी ज्यादा होगी। अब इसी तरह से जो एनर्जी है, अगर हम इसकी बात करें यूनिट्स की, तो इसकी जो यूनिट होती है, अब हमने बात की कैपेसिटी और एबिलिटी फॉर डूइंग टू डू वर्क, यानी कि जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी। अब वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो जो एनर्जी है वो भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो एनर्जी भी हमारी पहले तो स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि जो वर्क है वो भी स्केलर क्वांटिटी था। अब जो हमारी एनर्जी है इसकी यूनिट्स क्या होंगी? तो इसकी जो डायमेंशंस होंगी, अगर एनर्जी की देखें, अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखें, तो वो वर्क की तरह ही होगा। यानी कि एनर्जी को जो है सारी जो यूनिट्स हैं और जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला है, तो वो सारी जो वर्क की तरह ही होंगी। तो अगर इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला देखें, तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम एज होगा वर्क की तरह। वो क्या था हमारा? m1 l2 t-2 वर्क का यही होता है, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्योंकि फोर्स क्या होती है उसके अंदर, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हमारी बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की जगह m, एक्सेलरेशन की जगह l t-2 आता है, और यहाँ पे डिस्टेंस है तो L फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि M की 1, L की 2 और T की -2। तो ये फॉर्मूला बनता है। तो इस तरह से जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है एनर्जी की, वो भी जो है सेम होती हैं, वर्क की तरह ही होती हैं। अगर SI यूनिट की बात करें, एनर्जी की जो SI यूनिट्स हैं, तो वो क्या होंगी? SI यूनिट्स वर्क की क्या थी? वर्क की थी SI यूनिट जूल, तो इसकी भी जो SI यूनिट होगी वो जूल ही होगी। इसी तरह से अगर इसकी CGS यूनिट्स की बात करें, तो CGS यूनिट्स क्या होंगी? CGS यूनिट जो वर्क की थी वो क्या थी? अर्ग। तो इसकी भी जो CGS यूनिट होगी वो भी होगी अर्ग। तो इसको हम अर्ग से ही दिखाएंगे। तो ये होगी जूल और ये होगी हमारी अर्ग। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अर्ग हो जाएगी। अब इसी तरह से देखिए, और भी एनर्जी की कुछ यूनिट होती हैं, जैसे हमने बात की अर्ग की, जूल की। इसी तरह से कैलोरी होती है, किलोवाट आवर होती है, और ये बड़ी यूनिट होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अर्ग, तो क्या है अर्ग? अगर हम अर्ग की बात करें तो ये किसके बराबर थी? 10⁻⁻7 जूल के बराबर होती है, अगर अर्ग की बात करें। और अगर कैलोरी की बात करें, तो कैलोरी जो होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि कितनी कैलोरी आपने बर्न की, इसको हम जो है इस तरह से दिखाते हैं, CAL डॉट से दिखाते हैं
इसको हम अर्ग को स्मॉल ERG से दिखाते हैं। तो ये अर्ग जो है इस तरह से होती है। तो कैलोरी को ये कितने के बराबर होती है, कितने जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल के ये बराबर होती है। इसी तरह से अगर किलोवाट आवर की बात करें, उसको हम इस तरह से शो करते हैं किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर जो होता है ये हमारा बराबर होता है, अगर हम जूल के अंदर ही बात करें, ये बड़ी यूनिट्स होती हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, इतनी बड़ी यूनिट होती है किलोवाट आवर। तो बड़ी बड़ी मेजरमेंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो है और भी यूनिट्स होती हैं एनर्जी की, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम जान लेते हैं वो क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि मोशन के कारण जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी होती है। चलिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गन है, जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं गन को चलाते हैं, तो जो टारगेट होता है, बुलेट जो है उस टारगेट को जो है पार कर जाती है। तो वो किस कारण से उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण। जो बुलेट है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तभी वो जो है अपने टारगेट को छेद कर भी निकल जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी थी, इसके कारण से ये हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो एयर होती है और विंड मिल होती है। विंड मिल क्या होती है, जिनसे हम जो है हवा से बिजली को बनाते हैं। इस तरह के उसके पर होते हैं आगे लगे हुए, और जब एयर इनसे स्ट्राइक करती है तो ये जो है घूमना स्टार्ट कर देते हैं। अंदर पूरा मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे हमारा जो है टरबाइन लगा होता है, फिर हमारा जनरेटर लगा होता है, यानी कि इस हवा की एनर्जी को टरबाइन के थ्रू जो है जनरेटर के थ्रू जो है टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी देता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरह के पर होते हैं, जैसे ही हवा इन पे स्ट्राइक करती है तो ये घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और इनके साथ एक शाफ्ट लगी होती है जो टरबाइन के थ्रू और जनरेटर के थ्रू जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या थी, एयर की काइनेटिक एनर्जी हमने यूज की, तभी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो पाई, क्योंकि एनर्जी फॉर्म तो कन्वर्टेबल होती हैं एक से दूसरी में। तो ये हमने देखा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी, फिर मैकेनिकल एनर्जी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई। तो यहाँ से ये समझ सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई नेल है, आपके पास एक वुडन बॉक्स है और इस वुडन बॉक्स के अंदर आपको कील जो है लगानी है। तो ये किस तरह से लगती है, ये जो हैमर होता है तो ये इसके ऊपर स्ट्राइक करता है। अब ये स्ट्राइक करता है यानी कि इसके अंदर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, मास तो है इसके पास, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कील के ऊपर जो है ट्रांसफर होती है, और जो कील है हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर है वो नेल को स्ट्राइक करती है अंदर की तरफ। ये सारे एग्जांपल हैं काइनेटिक एनर्जी के। अब बात कर लेते हैं जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होता है, तो वो बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, इस फॉर्मूले को हम निकालेंगे। तो मान लीजिए इस तरह का एक सरफेस है और आपके पास एक बॉडी है, इस तरह से एक बॉडी है, और आप इस पे जो है फोर्स अप्लाई करते हैं। आपने की एफ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर दी। तो एफ फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दी, तो जो हमने एफ फोर्स जब अप्लाई की तो ये बॉडी मान लीजिए यहाँ पर आ गई, इतनी दूर आ गई, यानी कि जो डिस्टेंस है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए जो डिस्टेंस था वो s था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो s था। तो ये s डिस्टेंस दूर आ गई जब आपने फोर्स को इस पे अप्लाई किया। अब जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो वो जो है, जो इस बॉडी ने कुछ वेलोसिटी भी एक्वायर की होगी, मान लीजिए इसने जो वेलोसिटी है वो एक्वायर की, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या रहेगा, इसको स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, तो ये जो है यानी कि प्रेजेंट वेलोसिटी इसको देने के लिए, यहाँ पे जो स्टेट ऑफ रेस्ट थी इसकी, यानी कि स्टार्टिंग में u थी जो 0 थी, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो 0 थी, आपने फोर्स अप्लाई की और ये जो है इतनी डिस्टेंस तक गई और इसने v वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया। तो इसके अंदर जो जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। पहले m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है एट रेस्ट। तो यहाँ पे जो m है, जो मास ऑफ द बॉडी रहेगा, रेस्ट पे मास तो सेम ही रहेगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट m रहेगा। F फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, F जो है हमने फोर्स अप्लाई की। V वेलोसिटी एक्वायर बाय द बॉडी इन मूविंग ए डिस्टेंस, यानी कि जब फोर्स अप्लाई की तो ये यहाँ से यहाँ आई, इसके अंदर वेलोसिटी आई, तभी से यहाँ से यहाँ उसने ट्रैवल किया और s डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ए क्या है, एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुई, क्योंकि जो फोर्स हम लगाते हैं उसके कारण से उसके अंदर गति आएगी, यानी कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई बॉडी में किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया। क्यों, क्योंकि पहले तो ये रेस्ट पे ही थी, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी में वेलोसिटी आएगी, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी। अब देखिए फॉर्मूला निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का।
तो इसके अंदर देखिए हमारे पास जो है ये सारी चीजें हमने नोट कर ली। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन है जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे थी बॉडी, तो ये u जो है वो 0 आ गया, यानी कि अगर आप इसको लिखेंगे तो ये क्या आ गया हमारा v स्क्वायर इक्वल टू 2as के बराबर आ जाता है, क्योंकि ये तो है, ये टर्म 0 हो गई है। और अगर यहाँ से आप एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं, यानी कि इस a को निकाल लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा v स्क्वायर बाय 2s आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है आप इस तरह से v स्क्वायर बाय 2s आपने निकाल ली। अब दूसरा देखते हैं, जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है m इंटू a के बराबर, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट किया जाए तो m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है v स्क्वायर बाय 2s, तो v स्क्वायर बाय 2s को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो f की वैल्यू आ गई m इंटू v स्क्वायर बाय 2s। अब जो वर्क डन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला है, जो बॉडी पे हमने वर्क किया है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यही फॉर्मूला होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो कितनी है, mv स्क्वायर बाय 2s, तो mv स्क्वायर बाय 2s ये रख दिया, इंटू डिस्टेंस कितना था जो बॉडी ने मूव किया था, वो s था, यानी कि इस s से ये s कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, हाफ mv स्क्वायर, यानी कि ये जो हाफ mv स्क्वायर है ये हमारा फॉर्मूला आया काइनेटिक एनर्जी का, या कहें कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ गया, हाफ mv स्क्वायर के। वर्क डन ऑन द बॉडी जो हमें करना पड़ा, या कहें कि वर्क डन ऑन द बॉडी है वो क्या है, मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी है जो कि बॉडी ने एक्वायर की है, आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर। अब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है आप जो है वर्क डन के बराबर जो है लिख सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल टू जो वर्क डन है, और ये किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर के। तो ये तो था हमारा एक मेथड, और दूसरा भी मेथड है, एक अल्टरनेटिव मेथड है इसका, कैलकुलस मेथड के थ्रू भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलस मेथड के थ्रू आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, जो मान लीजिए आपने फोर्स को अप्लाई किया किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, और उसने जो है स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो F डॉट ds ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी ने किया। इसको हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ बॉडी है, यहाँ आपने फोर्स लगाई और ये यहाँ पे आ गई, इसने जो है मान लीजिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो F डॉट ds क्या हो जाएगा हमारा, ये वर्क डन हो जाएगा, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। और अगर जो है, अगर हम इसमें एंगल को भी लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं F ds, और कोस जो क्या हो जाएगा 0, तो कोस 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ गया है जिस तरफ हमने फोर्स लगाई है। तो यहाँ पे आप इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, F ds, तो सीधा ये क्या है, F ds आ जाएगा अगर कोस 0 आप लेते हैं। तो क्योंकि F डॉट ds है, जब एंगल लेंगे तो कोस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 है, तो F और ds एक ही डायरेक्शन है, F डॉट ds आ गया, F ds आ गया, सॉरी। अब देखिए, अगर a एक्सेलरेशन है जो कि इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, किस फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण इस बॉडी में प्रोड्यूस हुई है, तो जो F है वो हमारा किसके बराबर होता है, ma के बराबर, ऊपर हम देख चुके हैं। तो F जो है वो हमारा होता है ma के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, ये भी हमें पता है। अब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी है और जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है, तो dv बाई dt लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। तो हमने ये इसको लिख दिया m dv बाई dt। अब इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे dw क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो dw है, यानी कि ये dw है, ये क्या आ जाएगा, m dv बाई dt, ये तो f की वैल्यू आ गई, तो f की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि m dv बाई dt, और इनटू क्या आ जाएगा, ds यहाँ पे है ही। तो इसको हम दोबारा से ट्रांसफॉर्म करके कैसे लिख सकते हैं, इसको हम दोबारा से ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं m ds बाय dt, ये लिख सकते हैं, ds को यहाँ लिख दें और dv को इस तरफ लिख दें। अब ds बाय dt ये किसके बराबर होता है, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम जो है ये किसके बराबर होता है, v के बराबर, वेलोसिटी के बराबर, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, mv/dv, यही लिख सकते हैं, mv/dv आप लिख सकते हैं, और इस तरफ है dw। अब आपको क्या करना है, आपको जो टोटल वर्क डन अगर निकालना है
तो आपको जो 0 टू v यानी कि इसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की थी v, यहाँ पे u था और u कितना था यहाँ पे इनिशियल 0 था, तो u से v की तरफ गया, यानी कि 0 से v की हम इसकी रेंज रखेंगे और इसको जो है इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से v तक। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m जो है मास तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, चाहे यहाँ हो बॉडी चाहे यहाँ हो, तो ये तो सेम ही रहेगा, तो m हमने बाहर ले लिया और v dv इसका जो है इंटीग्रेशन कर देंगे, v dv का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा m और अंदर क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, ये 0 है और ये v है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 और जो इसकी लिमिट रहेंगी वो क्या रहेंगी, लिमिट जो है वो है 0 से v। अब v को पुट करेंगे माइनस इसको पुट करेंगे तो mv स्क्वायर बाय 2 ही आ गया। तो यानी कि जो वर्क डन है हमारा वो किसके बराबर आ गया, वर्क डन आ गया हमारा हाफ mv स्क्वायर के बराबर आ गया। तो वर्क डन हम यहां से भी देखें तो वो किसके बराबर आ रहा है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है वर्क डन के बराबर है और हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है अगर हम देखें यहाँ पे ये हाफ है किसका, प्रोडक्ट ऑफ मास और जो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है इसका हाफ है जो बॉडी का। और यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे आप लिखें काइनेटिक एनर्जी, तो ये है के ई हमने लिखा है के ई और इक्वल टू ये किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है हाफ mv स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये m के है, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है v स्क्वायर के है। यानी कि जितनी ज्यादा हैवी बॉडी होगी और उसके पास जो उतनी ज्यादा मूविंग, अगर हम कहें कि उतनी ज्यादा वो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी, यानी कि जितनी ज्यादा हैवियर बॉडी होगी और वो फास्ट मूव कर रही होगी उतनी ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी की अगर एसआई यूनिट की बात करें, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, एसआई यूनिट जो होगी काइनेटिक एनर्जी की या एनर्जी की वो वर्क जैसे ही होगी, तो एसआई यूनिट होगी इसकी जूल, तो आप इसको जूल लिख सकते हैं। और इसी तरह से सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट होगी इसकी अर्क। तो ये जो है एसआई यूनिट रहेगी, ये सीजीएस यूनिट रहेगी। तो इस तरह से फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम कैलकुलस मेथड से और जो है हमारा एक सिंपल सा मेथड है उससे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।